कि मैं मूरत बनूं जिस मंदिर की, मैं मूरत बनूं जिस मंदिर की, तुम उसका कोई कपाट बनो, मैं बनूं शाम जबलपुर की, तुम नर्मदा गौरी घाट बनो, तुम नर्मदा गौरी घाट बनो। तो हम यहाँ के नर्मदा वासी के भक्त हैं और यहाँ के हम खास बात बता दें कि हर साल नर्मदा जयंती में यहाँ नर्मदा जन्मोत्सव इतनी धूमधाम से मनाया जाता है कि आने वाले समय में हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आप देखेंगे जबलपुर के हर कोने में हर कोने कोने में माँ नर्मदा जी की प्रतिमा स्थापित की है। जैसे नवरात्रि के टाइम में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है, वैसे माँ नर्मदा की भी प्रतिमा स्थापित की है। मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे आके। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, अभी न्यूली मैरिड हूँ, मैं भोपाल से हूँ। मैं पहली बार ही नर्मदा जी के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और यहाँ पे पुलिस सुरक्षा जो कोविड को लेके है स्पेशली, वो माता रानी नर्मदा जी का भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई माता रानी का, माँ नर्मदा का हर कंकड़ संकर है। बड़ी ही धूमधाम से भगवान शिव के परम भक्त माता रानी के अति प्रिय भक्त बड़ी श्रद्धा आस्था भक्ति भाव से माता रानी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी श्रद्धालु बड़े धूमधाम से माता रानी के जन्मोत्सव में शामिल हुए हैं। जी, नर्मदा जयंती में मैं आई हूँ इधर और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार से कोरोना बढ़ता जा रहा था और कम हो रहा है, तो मैं भगवान से यही विनती करती हूँ कि कोरोना हमेशा हमेशा के लिए ही खत्म हो जाए, हम लोग स्वतंत्र होकर आराम से जिएं। इस वर्ष भी माघ की शुक्ल पक्ष की सप्तमी अश्विनी नक्षत्र दिन मंगलवार आज नर्मदा जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले नर्मदा जी का प्रातः मंगल आरती, उसके बाद में 12 बजे भव्य नर्मदा जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ, जिसमें नर्मदा जी की स्तुति की गई, आरती की गई। इसके बाद कन्या पूजन जिलाध्यक्ष कलेक्टर महोदय के द्वारा संपन्न हुआ और उसके पश्चात भंडारे का कार्यक्रम आरंभ है, जो अनवरत 10 बजे रात तक चलता रहेगा। गत वर्ष की भांति हम हर्षोल्लास से इस वर्ष भी मना रहे हैं, क्योंकि नर्मदा जी जीवनदायिनी है और हमारे क्षेत्र की कुल देवी है। और वर्ष में एक बार नर्मदा जयंती का अवसर हम सब लोगों को हर्षोल्लास से मनाने का अवसर मिलता है। इस तारतम्य क्षेत्र के समस्त जनमानस में इतना उत्साह रहता है कि नर्मदा जयंती का पूजन हो, आरती हो, भंडारा हो, कीर्तन हो, इस दृष्टि से आध्यात्मिक भाव से पूरी क्षेत्र की जनता उत्साहपूर्वक यहाँ पर आते हैं और परंपरागत जो है अपना पूजा अर्चन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करके यहाँ से जाते हैं। शाम को महाआरती का कार्यक्रम होता है। बहुत से ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो पास के रहते हैं, दूर दराज के भी होते हैं, वो सब महाआरती में सम्मिलित होते हैं और आरती करने के बाद नर्मदा जयंती का कार्यक्रम समापन होता है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य और आकर्षक रूप ले रहा है। यहाँ विस्तारीकरण योजना का कार्य लगातार जारी है। यह योजना 2 चरणों में पूरी हो रही है। पहला चरण महाशिवरात्रि पर पूर्ण हो जाएगा, जिसकी लागत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाशिवरात्रि पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचेंगे और इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मैं पहले आपको एक नज़ारा दिखा देता हूं, जिसकी वजह से उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बड़ा ही आकर्षक रूप ले रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें अलग अलग शिव रूप दिखाए गए। ये सामने की ओर शिव बारात दिखाई गई है। इस बारात में जो नंदीगण हैं वे आसपास दिखाई दे रहे हैं। खुद भोलेनाथ नंदी पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े पिलर बनाए गए हैं, जिनमें अलग अलग नक्काशी की गई है। भगवान शिव का जो नृत्य है, उस नृत्य की 108 जो मुद्राएं हैं वे इस पिलरों पर बनाई गई है। इसके साथ ही यहाँ पर एक आकर्षक वाल भी बनाई गई है, जो सामने आप देख सकते हैं कि ये वाल है। इसके साथ ये जो पिलर है, इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिव की अलग अलग मुद्राएं हैं, इसमें शिव अलग अलग रूप में शिव तांडव करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सामने की ओर बड़ी आकर्षक वाल बनाई गई है, जो कि भव्यता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि शिव पूरा परिवार है। यहाँ पर शिव की अलग अलग जो गाथाएं हैं, जो अलग अलग कथाएं हैं, उनका वर्णन है। इसके साथ ही धर्मनगरी उज्जैन से जुड़ी हुई जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, वे सब इस वाल के माध्यम से दर्शाई गई है। इस वाल पर अलग अलग मंत्र डले हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग मुद्राएं दिखाई गई है। जब प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होगा, तब इस कार्य में महाकालेश्वर वाटिका, शिव अवतार वाटिका, गणेश विद्यालय, महाकालेश्वर मार्ग, रुद्र सागर तट विकास, पार्किंग, धर्मशाला, इसके साथ ही प्रवचन हॉल और अन्य क्षेत्र भी बनाया जाएगा।
क्योंकि जब यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तब यहाँ पर श्रद्धालुओं को एक बड़ा ही आकर्षक रूप देखने को मिलेगा। महाकाल मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं कलेक्टर आशीष सिंह, उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रथम चरण के कार्य के बाद उज्जैन में करीब 20 से 25 लाख श्रद्धालु यहां पर एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही करीब 450 से अधिक चार पहिया वाहन यहां एक पार्किंग स्थल पर खड़े हो सकेंगे। यहां पर 6000 से अधिक श्रद्धालुओं के मोबाइल व सामान लॉकर में रखे जा सकेंगे। तो कहीं न कहीं उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है यह विश्व पटल पर अब आने वाला है और 12 ज्योतिर्लिंगों में यह प्रमुख माना जाएगा विकास की दृष्टि से। माता नर्मदा की जानकारी सब तक पहुंच रही है, इसी बहाने सबको ज्ञान हो रहा है कि नर्मदा नदी है वहां पर, तो वह अच्छा ही किया उन्होंने, ठीक निर्णय लिया। क्योंकि उन्होंने जो किया, नर्मदा जी उस तट पर हैं, नर्मदा जी को लोग जाने कि होशंगाबाद क्यों फेमस है। होशंगाबाद को लोग ज़्यादातर ऐसे नहीं जानते, लेकिन नर्मदा वहाँ पे बसी हुई है और इसीलिए उनने इसको नर्मदा के नाम से कर दिया, ताकि लोग खुद में ही एक वो फेमस हो गई कि मतलब नर्मदा जी वहाँ पे हैं, नाम से ही फेमस हो गया वो चीज़। जो ये जो कार्य किया गया है ये अत्यंत इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हम नर्मदा माता के किनारे जो है हम लोग का जितना भी विकास हुआ है यहीं हुआ है, और होशंगाबाद का नाम जो चेंज हुआ है ये अपने आप में एक प्रशंसापूर्ण निर्णय है और इसकी हम सभी सराहना करते हैं। कि होशंगाबाद जो है वो एक वाक्य होशंगाबाद अपन बोलते हैं, है ना, परंतु उन्होंने जो नर्मदा जी के ऊपर लिखा है, नर्मदा जी की शक्ति और हर चीज़ भक्ति से सारे देश के लोग, सब कोई सारे राष्ट्र के लोग बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए उन नर्मदा जी के ऊपर नाम पड़ा है। वेरी गुड, अच्छा लगा कि हाँ ये पड़ा है, अच्छी चीज़ है। भाई होशंगाबाद ज़िले में उन्होंने अपने सभी आम सहमति से उसका नर्मदापुरम रखा होगा। ये नर्मदा जी का स्थान है, इसलिए उसको भी एक मान्यता दी है। मेरे हिसाब में तो मैं सही मानती हूँ कि नर्मदा जी को इनने एक विशेष नाम दिया है। स्वस्थ रायपुर, स्वच्छ रायपुर, स्मार्ट रायपुर। जी हाँ, इस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को स्मार्ट बनाने की कवायद की जा रही है। कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद अब रायपुर को और स्मार्ट करने के लिए सारी कवायदें चल रही है, लेकिन स्मार्ट रायपुर बनाने के लिए जिन सुविधाओं को लगाया गया था, राजधानी को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया था, वह राजधानी स्मार्ट ही है कि नहीं, हम उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। किस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके राजधानी को सजाया संवारा गया है, लेकिन नगर निगम के अफसरों की लापरवाही, स्मार्ट सिटी के अफसरों की लापरवाही की वजह से अब जो सुंदर राजधानी है वो किस तरह बदसूरत होती नजर आ रही है, वही हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है सूर्य नमस्कार के वह पुतले जो राजधानी के गौरव पथ पर स्थापित किए गए। इन पुतलों पर रंगीन लाइटें लगाई गई थी। अब हम लाइटों की बात करें तो आप देख सकते हैं अब लाइटें कहीं नहीं है, अब ये अंधेरे में डूबे हुए वह पुतले हैं जो नजर नहीं आते रात को, जबकि ये कलरफुल लाइट में काफी खूबसूरत लगा करते थे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर राज्य सरकार ने कवायद की थी राजधानी को खूबसूरत बनाने की, लेकिन अगर बात करें तो अब खूबसूरती इसकी बदसूरती में बदलती जा रही है। देख सकते हैं आप सभी पुतले इस समय अंधेरे में डूबे नजर आ रहे हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं किस तरह की लाइटें लगाई गई थी, तो आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो लाइटें इन पुतलों में लगाई गई थी वो कुछ इस तरह की थी, जो कि यहाँ पर ये इस तरह की महंगी लाइटें लगी थी, और ये महंगी लाइटें कई कलर में होती हैं, कई कलर बदलती हैं, और रंगीन लाइटों के साथ यह पुतले काफी खूबसूरत नजर आते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा घोषणा की गई सरकारी कर्मचारियों के लिए कि कार्यालयीन दिवस जो 5 दिन का किया जाएगा, जिसकी घोषणा पर अमल भी हो चुका है और 1 हफ्ता गुजर चुका है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, इसको लेकर के इंडिया न्यूज ने कुछ लोगों से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने बीते हुए 1 हफ्ते का पहला जो अनुभव रहा उसको इंडिया न्यूज के साथ साझा किया। पिछला 1 हफ्ता का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। मैं सभी कर्मचारियों से लगभग विभाग में मिलता हूँ, सभी कर्मचारियों ने ये बात चल रही है कि यह फैसला सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। अभी हम अपने फैमिली को कुछ ज़्यादा समय दे पाते हैं,
फैमिली में भी एक अच्छा माहौल है। हम अपने फैमिली को कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, 2 दिन का प्लान बना लेते हैं, आसपास घुमा लेते हैं, तो इससे हमारी फैमिली निजी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और काम करने में भी हमारा अभी उत्साह पहले से और ज़्यादा डबल हो गया है। शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है 5 दिवस की कार्यावधि, उससे मैं तथा मेरे अधीनस्थ कर्मचारी और नगर निगम दुर्ग में जितने भी कर्मचारी हैं वे काफ़ी संतुष्ट हैं और खुश हैं कि इससे कार्य प्रणाली में सुधार आया है। क्योंकि आधे घंटे के समय पहले लिया गया है, तो उससे क्या है, सुबह का समय जो रहता है वर्किंग का फर्स्ट आवर तक के, वो बेहतर सुधार आया है इसमें। और 5:30 बजे तक के जो है कार्य करने के पश्चात आदमी अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा जो 5 दिवस कार्यालयीन दिवस किए गए हैं, उसको लेकर के इंडिया न्यूज़ ने जब लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना है कि रियली इन 5 कार्यालयीन दिवस के होने से उनके कार्य क्षमता में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। वो लोग अपने फैमिली को ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिनसे एक खुशनुमा माहौल तैयार हो। और कहीं ना कहीं ये सब छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष पहल का ही रिजल्ट है, जो लोगों को एक अच्छा माहौल मिल रहा है, उनके कार्य करने की क्षमता पर भी असर। प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस बढ़ाने जा रहे हैं। इस साल जो है नए सेशन में स्कूल्स 5 से 10% फीस अपनी बढ़ा सकते हैं। जो प्रावधान है वो ये है कि 3 साल के बाद शाला प्रबंधन एक बैठक करता है, उसके बाद जो है फीस बढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड काल से उबरने के बाद जहां आम इंसान की जेब पर असर पड़ा है, तो अब जब फीस बढ़ रही है, शालाओं में बच्चों की फीस जब बढ़ जाएगी तो उनकी जेब पर और कितना असर पड़ने वाला है, ये बात जानने के लिए यहाँ पर अभिभावक संघ के छिंदवाड़ा के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानता हूँ। ये बताइए, फीस जो है स्कूल्स अपनी बढ़ाने जा रहे हैं इस साल से, इस नए सेशन से, क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो फीस बढ़ रही है 5 से 10%, इसको किसी प्रकार से ना बढ़ाया जाए। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल चल रहा है, जिसपे पेरेंट्स के ऊपर डबल मार पड़ी है। स्कूलों ने किसी प्रकार की राहत नहीं दी है फीस के लिए, और जो फीस बढ़ाया है उसका डिसीजन बिल्कुल गलत है। इसको सरकार को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए, और जो फीस बढ़ा रहा है उसको तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। कम से कम 10 से 25% फीस और कम करना चाहिए, जिससे पेरेंट्स को राहत मिले। ये बताइए, स्कूलों से हमारी बात हुई, उनका कहना ये है कि भाई हमने लंबे समय से फीस नहीं बढ़ाई थी, अब क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो गया तो कहीं ना कहीं हमको भी थोड़ा सा खर्चे लगते हैं सारी चीज़ें। विगत 2 वर्षों से कोरोना चल रहा है। कोरोना काल में इन प्राइवेट स्कूलों ने किसी प्रकार से पेरेंट्स को किसी प्रकार की राहत नहीं दी, बल्कि जितना था उतना ही इन लोग ने, जो साल भर की फीस थी उसको ट्यूशन फीस में तब्दील कर दिया गया है। तो इससे अभिभावक को इन लोग ने किसी प्रकार की राहत नहीं दी। मेरा ये निवेदन है मीडिया वालों से, भाइयों से, कि इस साल भी किसी प्रकार की फीस ना बढ़े, और जो फीस है उसमें भी 10 से 25% की कटौती की जाए। आप बताइए, आपके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पिछले 3 सालों की जो हालात हैं, एक अच्छी लिविंग को जीने वाले लोग अपने बच्चों की फीस नहीं पटा पा रहे हैं। पिछले 2 साल पहले ये जानकारी जरूर आई थी कि प्रशासन के कहने पर स्कूल फीस नहीं लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2000, 1,500 रुपये कम किए, बाकी पूरी फीस ली स्कूलों ने। स्थिति ये है कि कोविड के कारण कईयों का व्यापार खत्म हो गया है, अच्छे लोग फीस पटाने की स्थिति में नहीं है। और मसला क्या है, मैं आपको बताऊं कि अभिभावक यूनाइट नहीं है। यूनिटी नहीं होने के कारण वो स्कूल्स प्रबंधन उनको तोड़ लेते हैं, जिससे कि तो बोल रहे हैं अभिभावक जो है वो यूनाइटेड नहीं है। नहीं, हमने विगत 2 वर्षों से स्कूलों के खिलाफ जो आंदोलन लामबंद किया था, उसमें हमको कहीं ना कहीं तक कुछ राहत मिली है। लेकिन मेरा ये कहना है, सरकार से ये चाहता हूँ कि इस विषय में संज्ञान लेकर थोड़ा प्राइवेट स्कूलों पे लगाम लगाई जाए, जिससे पेरेंट्सों के ऊपर थोड़ा सा बोझ कम हो। सरकार संज्ञान ले, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जाए। जो फीस थी वो यथावत थी, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हुई थी। इनका कहना यह है कि बढ़ोतरी की जगह थोड़ी कमी करनी चाहिए, तब जो है हमारी जेब को राहत मिले। इंदौर शहर की पहचान हुआ करता था सरवटे बस स्टैंड। लगभग 3 साल पहले उस बस स्टैंड को तोड़कर नया बस स्टैंड बनाने की कवायद शुरू की गई। सियासतदानों और अफसरों के बीच में डेडलाइन पर डेडलाइन मिलती गई, तैयारी होती गई। धीरे धीरे ये बस स्टैंड ने इस तरह का रूप ले लिया है। नया बस स्टैंड आज देखने को आते हैं तो लगता है कि यहाँ लगभग सब कुछ बन चुका है, लेकिन अब जनता को ये बस स्टैंड का इस्तेमाल करने की इजाजत कब तक मिलेगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
लगातार इस बात की कवायद की जा रही थी कि इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही एंटर करते हैं मुझे यहाँ पर लगभग सब कुछ मुकम्मल नजर आता है। काउंटर्स यहाँ पर नजर आ जाते हैं, राजवाड़े की तस्वीर बनी है। कब इनॉग्रेशन होगा अभी फिलहाल नहीं कह सकते। कल ही सांसद ने यहाँ पर दौरा किया, विधायक यहाँ पहुंचे, अधिकारी यहाँ पहुंचे, दौरा किया गया, ये देखा गया कि कितनी चीजें हो चुकी हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि इसे जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। इंदौर शहर की जनता ये कहती है कि इसे जल्द से जल्द शुरू कर दिया